हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अगेन 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन हमारे पीजीटी एग्जाम के लिए स्पेशल क्वेश्चन है सारे के सारे। और सारे क्वेश्चन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसलिए आप जो है बेल को जरूर प्रेस करिएगा। और इसके अलावा आप अगर सोशियोलॉजी से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस पड़े हुए हैं, 100+ वीडियोस हैं। आप उन्हें देखिए, आपके लिए ज़रूर से जो है हेल्पफुल होगा। और कुछ थिंकर के वीडियो भी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा एक तरह का प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है हम करते हैं। तो आप भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, आपके अच्छे खासे क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। राजनीतिक समाजीकरण शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति या व्यक्ति समुच्चय कौन था? पहला ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, दूसरा है एडमंड पावेल, तीसरा है ईस्टर्न और डेनिस, चौथा है हर्बर्ट हाइमन। तो राजनीतिक समाजीकरण जो शब्द है, सबसे पहले ये समझते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण होता क्या है। तो राजनीतिक समाजीकरण का मतलब होता है, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि व्यक्ति को राजनीतिक व्यवस्था में शामिल किया जाता है। और इसे व्यक्ति को मतलब सीखने व नई पीढ़ी को हस्तांतरित करने के रूप में भी जाना जाता है। राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा क्या होता है कि राजनीतिक परंपरा जो होती है वह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। और इस प्रक्रिया में परिवार, शिक्षा व्यवस्था, मास मीडिया, कार्यस्थल, राजनीतिक दल, दबाव समूह, स्वयंसेवी संगठन जो होती हैं, सरकारी तंत्र जो होते हैं, ये सारे की सारी चीजें क्या करती हैं? राजनीतिक समाजीकरण का कार्य करती हैं। तो ये होता है राजनीतिक समाजीकरण। तो राजनीतिक समाजीकरण शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था हर्बर्ट हाइमन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एडहोक्रेसी वह व्यवस्था है जिसके द्वारा अस्थायी परियोजना, टीमों, टास्क फोर्स और तदर्थ समितियों से युक्त एक प्रशासकीय प्रणाली बनेगी जो गतिशीलता लाएगी और नौकरशाही को बदल देगी। इस शब्द के रचनाकार कौन है? यानी एडहोक्रेसी शब्द के रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन में पूछा है। और एडहोक्रेसी से संबंधित ये जो लाइनें हैं, ये मतलब किसने कहा था? तो देखिए, पहला है एंटीजियोनी, दूसरा है पीटर ब्लाउ, तीसरा है एल्विन टॉफलर और चौथा है गोल्डथॉर्प। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्विन टॉफलर। तो एडोक्रेसी ये वर्ड जो है एल्विन टॉफलर का है। और इन्होंने कहा था कि ये जो व्यवस्था है ये नौकरशाही को बदल के रख देगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। वेबर की शक्ति की अवधारणा है। पहला ऑप्शन है तार्किकात्मक शक्ति, दूसरा है प्रकृति वैशिष्ट शक्ति, तीसरा है आदर्शात्मक शक्ति और चौथा है जीरो सम शक्ति। तो वेबर की जो शक्ति की अवधारणा है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीरो सम शक्ति। तो ये वेबर का जीरो सम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर उन्होंने दिया था। तो ये इनकी शक्ति की अवधारणा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। राइट मिल्स के अनुसार अभिजन वे होते हैं जो संस्थात्मक अधिक्रम में रखते हैं। पहला ऑप्शन है सैनिक शक्ति, दूसरा है समादेश पद, तीसरा है प्रतिष्ठापूर्ण स्थिति और चौथा है राजनीतिक शक्ति। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समादेश पद। तो राइट मिल्स के अनुसार अभिजन वे लोग होते हैं जो अधिक्रम में रखते हैं समादेश पद। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसने दबाव समूहों का बहुलवादी सिद्धांत निरूपित किया है? पहला है रॉबर्ट मर्टन, दूसरा है रॉबर्ट डाहल, तीसरा है माइकल उसीएम और चौथा है रॉबर्ट निस्बेट। तो किसने दबाव समूहों को बहुलवादी सिद्धांत कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट डाहल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। समाजों के वर्गीकरण के आधार के रूप में निम्नलिखित में से किसने दबाव मूलक तथा इच्छा मूलक नियम में प्रभेद किया है? समाजों के वर्गीकरण के आधार के रूप में पहला है मैक्स वेबर, दूसरा है इमाइल दुर्खिम, तीसरा है हेनरी मैन और चौथा है मॉन्टेस्क्यू। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमाइल दुर्खिम।
इन्होंने जो समाजों का वर्गीकरण किया था आदिम समाज और साव्ययी समाज में, तो उसी आधार पर इन्होंने बताया था कि किस समाज में दबाव मूलक नियम पाए जाते हैं और किस समाज में इच्छा मूलक। यानी जो आधुनिक समाज है उसमें इच्छा मूलक नियम पाए जाते हैं, और जो पारंपरिक पारंपरिक समाज होता था, जो आदिम समाज होता था, उसमें दबाव मूलक नियम पाए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। जब कोई संगठन सदस्यों के छोटे समूह द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो वह जाना जाता है। पहला है अराजकता, दूसरा है अल्पतंत्र, तीसरा है वयोवृद्ध तंत्र और चौथा है एकतंत्र। यानी जब कोई संगठन सदस्यों के छोटे समूह द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्पतंत्र, यानी ओलिगैर्ची जिसको बोलते हैं, ओलिगैर्ची। तो इसमें मतलब सरकार का जो एक स्वरूप होता है, ये भी एक तरह का सरकार का एक स्वरूप है। इसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाता है, तो इसे अल्पतंत्र के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने औपचारिक तार्किकता के लौह पिंजड़ा की व्याख्या की है? पहला है किंग्सले डेविस, दूसरा है हैबरमास, तीसरा है मैक्स वेबर और चौथा है बी पेरेटो। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर ने औपचारिक तार्किकता को क्या कहा है? आयरन केस कहा है, लौह पिंजड़ा कहा है इन्होंने। यानी इन्होंने जो नौकरशाही की अपनी व्याख्या किया था, तो उसमें इन्होंने औपचारिक नियमों को क्या बताया था? आयरन केस बताया था। और जबकि जो अल्पतंत्र का लौह नियम है वो किसका है? अल्पतंत्र का लौह नियम, तो ये दिया था रॉबर्ट माइकल्स ने, जिसे हम आयरन लॉ ऑफ ओलिगैर्ची भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से किसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही प्रारंभ कर दिया गया था? पहला ऑप्शन है अल्मोड़ा, दूसरा है सहारनपुर, तीसरा है लखनऊ और चौथा है बिजनौर। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहारनपुर। तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था ये 1952 में शुरू हुआ था, और सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शुरू हुआ था ये। और इसके अलावा इस पर एक पुस्तक भी लिखी गई थी, तो वो लिखी गई थी एस सी दुबे के द्वारा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम पे जो पुस्तक लिखी गई थी वो एस सी दुबे द्वारा लिखी गई थी। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। मंडल आयोग ने नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण को अनुमोदित किया तथा किस वर्ष भारत सरकार ने उसे लागू करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है 22%, 26 जनवरी 1990, दूसरा है 27%, 7 अगस्त 1990, तीसरा है 15%, 30 नवंबर 1990 और चौथा है 18%, 15 अगस्त 1990। तो देखिए, ये जो मंडल आयोग है, तो मंडल आयोग जो है ये सेकंड जो है, यानी दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था केंद्रीय स्तर पर, और इसका गठन किया गया था बीपी मंडल की अध्यक्षता में। इसीलिए इसे मंडल आयोग कहा जाता है। इसके अलावा मंडल आयोग को 1778 से 80 इसके नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या किया गया था कि जो पिछड़ा वर्ग था उसके 3 आधार बताए गए थे, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक। और देश की मतलब 52% जनसंख्या को पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया था, और प्रत्येक स्तर को 27% आरक्षण की सिफारिश की गई थी। तो जो सरकार थी उसने 13 अगस्त, यहाँ पे 13 अगस्त होगा, सरकार ने 13 अगस्त 1990 को मंडल आयोग की ये सिफारिश जो थी उसको स्वीकार कर लिया था, और 8 सितंबर 1993 से इसे लागू कर दिया था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसके पहले जो आयोग था वो पिछड़ा वर्ग से संबंधित, तो वो था प्रथम पिछड़ा वर्ग जो था वो था आयोग काका कालेलकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। शक्ति का असमान वितरण वर्ग संघर्ष को बढ़ाता है, यह किसने कहा है? पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, दूसरा है कार्ल मार्क्स, तीसरा है राल्फ डेरेनडार्फ और चौथा है एस.एम. लिपसेट। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राल्फ डेरेनडार्फ। राल्फ डेरेनडार्फ जो है वो सत्ता की अवधारणा के लिए जाने जाते हैं और इनका मानना था कि शक्ति का असमान वितरण जो होता है वही वर्ग संघर्ष को बढ़ाता है। यानी एक वर्ग के पास जो होता है शक्ति यानी पावर कम होती है और दूसरे के पास बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे क्या होता है, वर्ग संघर्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12। भारत की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का भाग कितना प्रतिशत है? पहला है लगभग 22%, दूसरा है लगभग 12%, तीसरा है लगभग 26% और चौथा है लगभग 16%। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16%। यानी 16.63% है। एससी जो अनुसूचित जातियां हैं वो पूरी जनसंख्या का 16.63% है। और 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या जो है वो 20 करोड़ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया था? पहला है चौथी पंचवर्षीय योजना, दूसरा है पांचवी पंचवर्षीय योजना, तीसरा है सातवीं पंचवर्षीय योजना और चौथा है छठी पंचवर्षीय योजना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है ये 1974 से 1979 तक चली थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी हटाओ। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को प्रवर्तित किया गया था। पहला ऑप्शन है 21 अप्रैल 1998, दूसरा है 1 अप्रैल 1999, तीसरा है 30 अप्रैल 2001 और चौथा है 1 अप्रैल 2000। तो आपको जो भी क्वेश्चन के आंसर नहीं पता है आप उनको जरूर नोट कर लीजिएगा। ये सारी जो डेटा हैं इसमें याद करने वाली चीज़ें मतलब थोड़ी ज़्यादा हैं, तो आप उसे जरूर नोट करके रखिएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1999 को। और दोबारा से जब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन किया गया था तो वो किया गया था 2011 में। तो इसका राइट आंसर 1 अप्रैल 1999 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15। निम्न अधिकारों में से किस एक अधिकार को अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा प्रदान की है? यानी किसे हृदय एवं आत्मा कहा था? पहला है संपत्ति का अधिकार, दूसरा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है समानता का अधिकार और चौथा है संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16। दाय भाग का साधारण तथा अनुसरण किया जाता है। यानी दाय भाग क्या है, एक तरह की प्रथा है, तो इसका अनुसरण कहाँ पे किया जाता है? पहला है पंजाब में, दूसरा है महाराष्ट्र में, तीसरा है राजस्थान में और चौथा है पश्चिम बंगाल में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17। व्यवसायिक संरचना को आधुनिक पाश्चात्य समाज वर्ग संरचना की रीढ़ की हड्डी कौन मानता है? पहला है फ्रैंक पार्किन, दूसरा है कार्ल मार्क्स, तीसरा है मैक्स वेबर और चौथा है केनेथ रॉबर्ट्स। तो कौन व्यवसायिक संरचना को इंपॉर्टेंस देता है आधुनिक पाश्चात्य समाज में और वर्ग संरचना की रीढ़ की हड्डी बताता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक पार्किन। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस एक को एक औद्योगिकवाद का जुड़वा भाई कहा गया है? पहला है विनिमय, दूसरा है उपभोग, तीसरा है विपणन और चौथा है पूंजीवादी व्यवस्था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूंजीवादी व्यवस्था। तो पूंजीवादी व्यवस्था को औद्योगिकवाद का जुड़वा भाई कहा जाता है क्योंकि औद्योगिक व्यवस्था जो है आधुनिक समाज में वहां पे पूंजीवादी व्यवस्था बहुत ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19। भारत में द्वितीय पिछड़ा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? पहला है 1975, दूसरा है 1976, तीसरा है 1979 और चौथा है 1882।
तो अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन में भी देखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1979। ये जो है इस वर्ष में भारत में तृतीय पिछड़ा वर्ग यानी जो बीपी मंडल की अध्यक्षता में संगठन गठन हुआ था, तो वो 1979 में हुआ था। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। भारत में समन्वय जनजाति विकास परियोजना आरंभ की गई है। ऑप्शन है वर्ष 1980, दूसरा है 1987, तीसरा है 1975 और चौथा है 1983। तो समन्वय जनजाति विकास परियोजना शुरू की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1980 में। तो ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे, और जो हमारे थिंकर हैं उसे भी हम देखेंगे, और बाकी थिंकर के वीडियो हमने अपलोड किए हैं, आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार ज़रूर चेक करिए, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।